बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, बिफोर इट के मैं आज की स्टोरीज की जानिब आऊँ एग्जैक्टली नेशनल पॉलिटिक्स में होता क्या रहा, लेकिन आज बड़ी अफसोसनाक सी सिचुएशन पंजाब असेंबली में देखने को मिली कि जहां पर आपको और मुझे रिप्रेजेंट करने वाले लोग, जिन्होंने आपको और मुझे रिप्रेजेंट करना होता है, वहां पर खालिद निसार डोगर साहब ने हसन रियाज साहब को थप्पड़ रिसीव कर दिया। और ये पूरी दुनिया देखेगी, बिकॉज ये एक इतनी वायरल खबर होगी कि पूरी दुनिया देखेगी। जनाब, पंजाब की असेंबली के अंदर, पाकिस्तान की एक सूबे की असेंबली के अंदर यूं एक दूसरे के ऊपर मुक्के और घूंसे बरसाए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। शेमफुल, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, लेट्स बी ऑनेस्ट। कोई भी करे, हुकूमती करे, ऑपोजिशन का रुकन करे, इसको जितना भी कंडेम करे, ये कोई बेहतर रवैया नहीं है। सेकेंडली, मुझे उन वुज़रा की बात जरूर सुनना पड़ती है या कान धरना पड़ता है जो नंबर्स को जानते हैं, और इसलिए कह रहा हूं कि नंबर्स को जानते हैं कि उनको माजी की हुकूमतों में वजीर खजाना बनाया जाता। मिफ्ता इस्माइल साहब आज बड़ा गर्जे बरसे मौजूदा हुकूमत के ऊपर, इनकी पॉलिसीज़ के ऊपर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, शुगर क्राइसिस बार बार डिस्कस हो रहे हैं, और शुगर क्राइसिस डिस्कशन में ही है, प्रैक्टिकल सोल्यूशन कहीं पर नजर नहीं आ रहा। क्योंकि कहा जाता है कि उनका हुकूमती शख्सियात या हुकूमत में शामिल बहुत सारे लोगों की शुगर मिल्स हैं और हैं भी पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो ये खबरों में बार बार जिन्नत क्यों बनता है, क्यों ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं कि ये बार बार अंडर डिस्कशन आते रहते हैं। बिजली मजीद महंगी होने जा रही है इन डेज टू कम, खबरें ये हैं कि मजीद थोड़ी बहुत महंगी होगी। पेट्रोल जहां पर पहुंच चुका है, आई डोंट हैव टू टेल यू, वी ऑल नो दैट कि हर बंदे ने मोटर बाइक से लेके अपनी गाड़ी तक में पेट्रोल भरवाना होता है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर रहना किस कदर आसान है, हुकूमत क्या कर रही है। आज बहुत सारे लोगों ने ये भी लिखा हुआ कि जो इनका वेट उठाते उठाते भी थक जाएंगे, वो उन्हीं की स्टेटमेंट के बाद, मिफ्ता इस्माइल साहब की स्टेटमेंट के बाद, कि मौजूदा हुकूमत का वेट अब मजीद उठाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है लाने वालों के लिए भी। नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब नईम हैदर पंजोता साहब ने। वीडियो लिंक पे मुझे ज्वाइन किया जनाब अली गौहर बलोच साहब ने, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन किया जनाब नादिर गबोल साहब ने, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सिंस पंजोता साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो यहीं से मैं बाकी दोनों मेहमानों की इजाज़त से यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ। पंजोता साहब, क्या हाल है, खैरियत से? तो ठीक है, लगा गरम सा। बिग डे टुमारो सुप्रीम कोर्ट में फाइनली इमरान खान साहब की 9 मई की केसेस की लगी अपीलें। देखें, 2 साल से इमरान खान साहब नाहक कैद हैं, और उनकी अपीलें अगर आज जाकर लगी हैं तो कोई उसके अंदर जो है वो एहसान वाली बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिस बुनियाद के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने जमानतें खारिज की, जिसमें चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा भी थी, क्योंकि इससे पहले जो चीफ जस्टिस शहजाद साहब उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए, और जो लेटर लिखा गया था एटीसी के जज अब्बास की तरफ से कि किस तरह इदारे सरगोदा वाले जज, जी सरगोदा वाले जज, जिन्होंने लोगों को बरी किया था क्योंकि लोग बेगुनाह थे 9 मई के केसेस में, तो उस लेटर के ऊपर उन्होंने एक्शन लिया था। उस एक्शन के बाद और भी उन्हें मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उन्होंने इंसाफ की बात की, कानून की बात की, तो उन्हें हटा दिया गया था और उसकी जगह के ऊपर वो आलिया साहबा को लेकर आए, और आलिया साहबा और उनके साथ दूसरे जज थे, उन दोनों ने मिलकर इस बुनियाद के ऊपर जमानतें खारिज कर दी कि इमरान खान साहब ने तफ्तीश के अंदर तावन नहीं किया। भाई, आप पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना चाहते हैं, आप कोई और टेस्ट कराना चाहते हैं, पहली बात तो यह कि इमरान खान किसी एक जगह पर अपने बयान से ना मुकरा है ना भागा है। 9 मई के हवाले से बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है उनका कि जिन्होंने आग लगाई है वो गलत काम है, हमारे लोग उसमें शामिल नहीं थे, अगर शामिल हैं तो सीसीटीवी फुटेज लेकर आइए। मैं बिल्कुल उनकी जो है किसी तरह से नहीं कहूँगा, लेकिन जो नजर आ रहे हैं तोड़फोड़ में, वो तो सजाएं होनी चाहिए। इनकार तो इमरान खान ने किया ही नहीं है, और जिस बुनियाद के ऊपर ये सजा दी गई, वो जो सिपाही था कि जनाब मैं वहाँ छुप गया था, तो उस बुनियाद के ऊपर क्या कहीं पर कोई आपने देखा दुनिया में ऐसे सजा हुई हो? आपने 10,000 जो है वो लोगों के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बना दिए, तो 9 मई की तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आपने 4 महीनों के अंदर इन केसेस को जो है वो डिसाइड करना है। तो उसके अंदर अगर आप ये लगा लें कि अगर 5 लोगों के ऊपर एक वकील भी हो तो कितने वकील बन जाते हैं, और 10,000 लोगों की तरफ से शहादत पेश करना या उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करना, क्या आप समझते हैं कि वो 2-4 दिन के अंदर या हफ्ते के अंदर, 4 महीनों के, तो 4 साल भी लग जाएं तो खत्म नहीं हो सकते। तो तब इसी तरह के फैसले आते हैं लिखे लिखाए, जैसे आपने देखा जब कोई इंसाफ देने की तरफ बढ़ेगा तो उस जज को उस अब्बास शाह की तरह जो है वो अब्बास की तरह प्रेशर में लाया जाएगा, उसको थ्रेट दिए जाएंगे, या शहजाद की तरह उसको सुप्रीम कोर्ट भिजवा दिया जाएगा, और फिर अपनी मर्जी की। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमानतें तो लग गई हैं, ठीक है, लग किसके पास गई हैं? चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जिनका नंबर ही नहीं था चीफ बनने का, उनको इस हुकूमत ने बनाया, और वही चीफ जस्टिस जो 4 महीनों के रिमार्क्स दे रहे हैं। तो इन अदालतों से हम कोई होपफुल नहीं है। ये चीफ जस्टिस ने अपने पास ही मुकदमात लगा रहे, जो पहले भी रिमार्क्स दे चुके हैं कि जनाब 4 महीनों के अंदर जो है वो फैसला होना चाहिए। और शुक्र कीजिए कि रात को भी अदालतें खुली हुई है, यानी
आपने बाद में दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए रात को अदालतें खोलने की तरफ आपका कोई इकदाम नहीं है। अदालत तो नहीं अवाम का सुन लीजिए, अवाम का जो है वो चोरी हुआ, उसके लिए अदालत नहीं खुल सकती। ठीक है, अवाम के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, उसके लिए अदालत नहीं खुल सकती। गोलियां चलाई जा रही हैं, उसके लिए अदालत नहीं खुल सकती। हाँ, अदालत खुल सकती है रात को 12 बजे तक, 2 बजे तक। फैसलाबाद में आपने सजाएं देनी है उमर अयूब साहब को, शिबली फराज साहब को, अहमद रजा साहब को। हमें पहले से पता है कि ये पूरा फिक्स मैच है सिर्फ लोगों को डराने के लिए, कि लोग डर जाएं, चुप हो जाएं, खौफ से वो पीछे हट जाएं। लेकिन 9 मई के बाद जो इमरान खान के साथ लोग खड़े रहे, जो जमहूरियत के साथ खड़े रहे, उनको सजाएं दी जा रही हैं। और एक पैटर्न है 10-10 साल। जिन लोगों ने इमरान खान को छोड़ दिया वो बरी जिम्मा है। ये कैसे केसेस हैं? बलोच साहब, अभी मैं सुन रहा था कुछ देर पहले मिफ्ता इस्माइल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपके साबिका वजीर है और बड़े करता धरता वजीर थे, पावरफुल वजीर थे अपने टाइम के। सर, वो तो आपकी हुकूमत के ऊपर बेज़ाब्तियां, वो जो ऑडिटर जनरल वाली रिपोर्ट है 244 अरब रुपए वाली, वो जनाब तारिक फजल चौधरी साहब, वो तो सर रगड़े पे रगड़ा लगा रहे हैं। वो कहते हैं जी नायल भी हैं, ये परफॉर्म भी नहीं कर पाए, जो लेके आए वो कब तक इनका बोझ उठाएंगे। सर, आपके साबिका वजीर हैं, इसलिए हमें ज्यादा वो उनकी सुननी पड़ती है। देखिए, 2-3 चीजें। पहले तो मैं गुफ्तगू जो सुन रहा था उस पर भी कुछ अर्ज करूंगा, और दूसरी बात यह है कि मिफ्ता इस्माइल साहब पर भी बात करूंगा जी। मतलब ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब हमारी पार्टी में जरूर रहे, लेकिन वो हमारी पार्टी में नहीं है। जाहिर है वो तनकीद करेंगे। अब वो एक बाकायदा पार्टी में शामिल हो चुके हैं, और वो जाहिर है कि आप PMLN का हिस्सा नहीं है, तो उनका तनकीद करना बिल्कुल समझ में आता है। साबका तो बहुत कुछ रहे हैं। अगर आपने वैसे तो आसिफ किरमानी साहब आपकी पार्टी में ही है, अभी तक किसी और पार्टी में नहीं गए, तनकीद तो वो भी करते हैं। नहीं, आसिफ किरमानी साहब भी पार्टी छोड़ चुके हैं। तो देखिए, गुजारिश ये है कि अगर आपने साबकीन की बातें करनी है तो PTI को बहुत सारे लोग छोड़ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए, क्या क्या बातें करके गए, ये सारी बातें तस्लीम कर लें कि वो ठीक कर रहे हैं। अच्छा, डिस्कस हम करते हैं, तस्लीम करें ना करें, और डिस्कस तो हम हर शोज में करते हैं। हाँ, वो डिस्कस तो वो फिर होती है, वो तो दायरे अब एक सियासी मुखालफत होती है, और उसमें दायरे लोग तनकीद करते हैं मुखालफत बराए मुखालफत। सर, सिर्फ एक जुमले का आप सिर्फ इस एक जुमले को एड्रेस कर लेना। वो मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं 244 अरब रुपए की हुकूमत ने ओवर बिलिंग की है, और ये मैं नहीं कह रहा, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट कह रही है। जी, आप जरा दोबारा बोल दीजिएगा। सर, सिर्फ इस एक जुमले को एड्रेस कर ले, आप छोड़े मिफ्ता साहब की बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़े। वो कहते हैं 244 अरब रुपए की हुकूमत ने ओवर बिलिंग की है, और ये ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट बनाई है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने नहीं बनाई। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो ओवर बिलिंग के मामलात हैं, ये आज से नहीं, ये बहुत अरसे से चले आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर एज अ कंज्यूमर में बात करूं तो किसी कंज्यूमर के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मेरी जात हो, आपकी जात हो, या किसी की जात हो। मुख्तलिफ डिस्कोज है, इनका ऑडिट होता है, और जहां कहीं भी मैं समझता हूं कि कंज्यूमर के साथ ज्यादती है, उसका अदाला होना चाहिए। अभी पिछले दिनों में मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को अप्रिशिएट करूंगा, और जो हमारे मिनिस्टर हैं ओवर बिलिंग के लिए सर लगारी साहब, कि उन्होंने डिजिटलाइजेशन किया, इसीलिए कि ये काफी लोगों का इतराज आ जाता था यही ओवर बिलिंग के सिलसिला में, और उन्होंने ऐप्स दे दिए ताकि कोई ओवर बिलिंग ना कर सके। जितना यूनिट कंज्यूम हुआ है उसका, और जिस डेट तक हुआ है उसका फायदा उस कंज्यूमर तक पहुंचे। तो मैं समझता हूँ कि ये उन्हीं चीजों के तदारक के लिए किया गया है जो साबका हुकूमतें थी उन्हें कर देना चाहिए था, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए, जिस हुकूमत ने कहा तो अच्छा उठाया है, और उसका बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए, और उसके जो जिम्मेदार है उनका तयन करके उनको लाजमी कटहरे में लाना चाहिए। सर, वापस आते हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं आज बलोच साहब डिस्कस करने वाले, वापस आते हैं। आई एम सॉरी कि बोलते आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा। मैं एक गुजारिश करूंगा सर, मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहता हूँ, मैं कोई लंबी चौड़ी तो तकरीर नहीं करूंगा जिस तरह से मैं सुन रहा था। मैं सिर्फ ये करूंगा, जिन लोगों को दहशतगर्दी की अदालतों से सजाएं हो रही हैं, वो चाहे का बंदा हो, वो पीपल्स पार्टी का हो, वो PTI का हो, किसी पार्टी का हो, उसकी डेफिनेशन दहशतगर्द है। जिसने 9 मई के वाकयात किए वो दहशतगर्द है। जो मुल्क पर हमला आवर हुआ है वो दहशतगर्द है। वो चाहे अली गौहर है, चाहे वो राय साहब है, या कोई ABC तीसरा चौथा और बंदा है, ठीक है, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, अदालतें 8-8 मिनट में आपकी जमानतें ले ले, फिर तो अदालतें ठीक है, वरना आपके लीडर तो खवातीन जजेस को जलसों में भी धमकियां लगाते हुए नजर आते थे। आपको साकिब बलोच साहब, प्रॉब्लम पता है कहां पे आता है? देखिए, फिर आप उसी तरफ चले गए ना, फिर प्रॉब्लम पता है कहां पे आ जाता है। फैसले करते
बलोच साहब देखिए, पता है प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाता है? अगर आज इन अदालतों को आप ठीक मान रहे हैं तो फिर साकिब निसार साहब और इफ्तिखार चौधरी साहब से लेकर उन तमाम अदालतों को भी ठीक मानिए। अगर आज ये तनकीद कर रहे हैं तो माजी में आप लोग भी करते हैं, या तो सबको ठीक कहिए, सबको गलत करिए। मैं वापिस आ रहा हूं आपकी तरफ। कबूल साहब, आई एम वेरी सॉरी, आपको थोड़ा इंतजार लंबा करना पड़ गया, वेरी सॉरी सर। ये जब मिफ्ता इस्माइल साहब जैसे पढ़े लिखे लोग जो नंबर्स को जानते हैं, जो इकॉनमी को जानते हैं, मौजूदा हुकूमत के जो कच्चे चिट्टे खोलते हैं, तो सर मुझे सुनना पड़ती है उनकी बात, मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनना पड़ती है, मुझे वो डिस्कस भी करना पड़ती है। सर ये जो 244 अरब सिर्फ एक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के ऊपर वो बात कर रहे हैं ओवर बिलिंग की, इस तरह चीनी के शुगर क्राइसिस को या शुगर इशू को आज डिटेल में एड्रेस किया है उन्होंने, मिलों की डिटेल्स बताई है कि फलां कितनी मिल्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को टेकअप किया है। सर आपकी इत्तेहादी हैं, आपके वोटों से वजीर आजम बने हुए हैं, उनका एक साबिका वजीर सारा कच्चा चिट्ठा टीवी के ऊपर बैठ के खोल रहा है, आप लोग पूछते नहीं है पीएमएलएन की गवर्नमेंट से? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये, मुझे तो इस चीज़ से इख्तलाफ है कि अगर एक बंदा कोई पढ़ा लिखा हो या अपनी एक टॉफी की फैक्ट्री चला रहा हो तो उसको आप इकोनॉमिक एक्सपर्ट तो नहीं बोल सकते तो ना। सर अभी आपने जो वजीर फाइनेंस इसी पार्टी ने वजीर बनाया था ना उनको, मैंने तो नहीं बनाया था। जी, मगर अभी के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो फार मोर क्वालिफाइड है, वो एक फाइनेंस के और इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट है, और आई थिंक वो मिफ्ता इस्माइल साहब जैसे एक स्टेट ओन कंपनी से बहुत ज्यादा बेहतर तजुर्बा रखते हैं। मगर अगेन, अगर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स हैं और अगर शवाहिद मौजूद है कि कोई इस तरह की बेज़ाब्तगियां हुई हैं तो जरूर इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर साहब को बिल्कुल पीपल्स पार्टी की तरफ से जो हमारी जो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस जो देखती है, जो टीम्स जो हैं हमारी पार्टी के अंदर, इंटरनल मैकेनिज्म है, तो जरूर कम्युनिकेट करेंगे कि इसके ऊपर होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि हमारा इस वक्त तरजीह यही है कि जो फाइनेंशियल बर्डन जो निचले तबके के ऊपर है, जो गरीब लोगों के ऊपर है, जो फॉर एग्जांपल अगर आप पेट्रोलियम लेवी की बात करें, तो अगर ये मुल्क के अंदर ये पैसे बचाए जाते हैं तो पेट्रोलियम लेवी को फिर खत्म किया जा सकता है, और जो गरीब आवाम है, मोटरसाइकिल चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, तो उनके ऊपर जो एक एक्स्ट्रा बर्डन आता है, या बिजली के बिलों में जो एक्स्ट्रा बर्डन आते हैं, तो वो कम अगर किया जा सकता है 244 अरब नादिर भी, कैन यू हियर मी? तजवीज देंगे भी प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जितने भी ये लीकेजेस हैं इकोनॉमी के अंदर, चाहे उसको आप करप्शन बोले या मिसमैनेजमेंट बोले या मिस गवर्नेंस बोले, जो भी वजह है ये नहीं होनी चाहिए। एक फरमाइएगा, आई लाइक यू कि सिंध साहब बड़ा खुल के बात करते हैं, एक फरमाइएगा कि अगर मेरे वालिद की या मेरे भाई की शुगर मिल है, मैं हुकूमत में हूँ, मेरी हुकूमत में चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाती है, शुगर एक बड़ा क्राइसिस बन जाता है मुल्क के अंदर, तो सर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है? सिर्फ यस और नो दीजिएगा प्लीज। देखें, अगर प्राइम मिनिस्टर की अपनी कोई कंपनी है शुगर मिल की और वो अपने आप को फायदा पहुंचाते हैं तो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ प्राइम इंटरेस्ट है। मिनिस्टर की अपनी फैमिली में से, अपने बच्चों में से किसी की शुगर मिल्स हो तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सर? नहीं, देखें, जब फैमिली के लिए तो कोई दुनिया के, मैं तो खुद वेस्ट में रह चुका हूँ, पढ़ाई भी मैंने वेस्ट में की है, तो लोगों के रिश्तेदार तो खुदा ना खासा क्रिमिनल भी होते हैं, तो आप किसी एक शख्स को कसूरवार तो नहीं ठहरा सकते कि आपका फिलाना कजन या फिलाना यानी कि अगर हमारे शहबाज शरीफ साहब की, वजीर आजम की बेटे की शुगर मिल हो, तो आप उसी टेन्योर के अंदर कि जब वो प्राइम मिनिस्टर हो, चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत मिले, चीनी बहुत महंगी हो जाए, तो शहबाज शरीफ इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, राइट? देखिए, अगर तो ये बात साबित हो सकती है थ्रू फैक्ट्स एंड फिगर्स के, सर इजाजत दी गई एक्सपोर्ट की, मेरे पास वो लेटर पड़ा हुआ है जो केन कमिश्नर ने लिखा कि भाई इजाजत मत देना, हमारे पास जो रिजर्व्स पड़े हुए हार्डली पंजाब के और अपनी लोकल कंजम्पशन के लिए, फिर एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई, चीनी कहाँ की कहाँ पहुंच गई। अब आपको भी अगर ये नहीं पता, मुझे भी ये नहीं पता, या पंजोता साहब या बलोच साहब को ये भी नहीं पता कि शहबाज फैमिली की या शरीफ फैमिली की शुगर मिल्स हैं। नहीं, देखें, अगेन मैं रिपीट करूंगा कि अगर इस तरह के दस्तावेज सामने आ रहे हैं तो बिल्कुल इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कोई भी शख्स कौन करेगा? हुकूमत आप लोग हैं, हर सवाल का जवाब आप ये कहते हैं इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। बिल्कुल, आप लोग ही गवर्नमेंट है ना, हु इज गोइंग टू इन्वेस्टिगेट? गवर्नमेंट तो हमारी नहीं, हम सपोर्ट जरूर कर रहे हैं, बट बिल्कुल असेंबली के अंदर हम ये इशू उठाएंगे, क्योंकि अगर आवाम के ऊपर बर्डन आ रहा है, चीनी महंगा हो रहा है, आवाम को तकलीफ हो रही है, तो असेंबली में ये हमारे एमएनएज जो हैं मौजूद, वो जरूर सवाल उठाएंगे और इस इशू को जरूर टेकअप करेंगे, और करना भी चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि दस्तावेज ऐसे मौजूद हैं कि इनको मशवरा दिया गया था कि एक्सपोर्ट ना खोलें, मगर उसके बावजूद एक्सपोर्ट खोला गया है, तो बिल्कुल इसको तो मिस गवर्नेंस एटलीस्ट कह सकते हैं। अगर करप्शन ना भी बोले तो मिस गवर्नेंस तो बोल ही सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप फिर भी नहीं कहेंगे? देखिए, अगेन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर उनकी अपनी जाती प्राइम मिनिस्टर की कंपनी हो तो उसको टेक्निकली तब आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं, मगर फैमिली मेंबर तो कुछ भी कर सकता है ना। मेरा भाई या मेरे वालिद की कोई
कंपनी हो तो मैं तो उनको नहीं रोक सकता, उनको मैं नहीं मना कर सकता। हाँ, मगर अगर जानबूझ के उनको फायदा पहुंचाऊं और आवाम के ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन डालूं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बोल सकते। नाजरीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।